हाँ, नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं राजनीतिक विकास के चरण या अवस्थाएं। राजनीतिक विकास के कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो राजनीतिक विकास का पहला जो चरण है वह है राज्य निर्माण का स्तर। राज्य निर्माण का स्तर अर्थात केंद्रीय सत्ता का निर्माण तथा विभिन्न समूहों का केंद्रीय सत्ता के अधिकार क्षेत्र में एकीकरण होना। दूसरा है राष्ट्र निर्माण का स्तर, अर्थात राष्ट्र के प्रति भक्ति व निष्ठा उत्पन्न होना। तीसरा है सहभागिता का स्तर, इसमें व्यक्ति एवं समूहों का राजनीतिक प्रक्रिया में व्यापक रूप से भागीदार होना, सहभागी होना और उसमें कुल मिला के बात है भाग लेना, राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेना। चौथा है वितरण का स्तर। वितरण से ही आप समझ गए होंगे कि सामाजिक जीवन के लिए लाभों को पुनः निर्धारण की अनेक विधियों द्वारा सबकी पहुंच में लाना, अर्थात जो भी हमारे लाभ हैं, जो भी हमारे संसाधन हैं, उसको सबकी पहुंच में लाना, सबको समान वितरित करना या सबको समान रूप से सम्मिलित होना। इसके बाद अपन देखते हैं राजनीतिक विकास के साधन, जिसको हम एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो इसमें जो ये साधन है ये निम्न प्रकार से हैं। निम्न अभिकरण राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। इसमें पहला आता है क्रांतिकारी राजनीतिक नेता, यानी कि इनको राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है, विशिष्ट गुण होते हैं ऐसे क्रांतिकारी राजनीतिक नेता में। इन्हें परंपरा और नवीनता दोनों के प्रति सद्भावना बरतनी चाहिए, यानी कि जो क्रांतिकारी जो नेता होते हैं उनको एक तरीके से परंपरा के प्रति भी और आधुनिकता के प्रति भी सद्भावना दोनों की तरफ रखनी चाहिए। राजनीतिक दल एक राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। बिना किसी राजनीतिक दल के लोकतांत्रिक पद्धति में शासन व्यवस्था करना संभव नहीं है। इसलिए राजनीतिक दलों का राजनीतिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। तीसरा, सेना। जब विशिष्ट वर्ग और राजनीतिक दल राजनीतिक विकास को नेतृत्व प्रदान करने में असफल हो जाते हैं तो सेना शक्ति को हाथ में ले लेती है। सेना का उद्देश्य राजनीतिक तंत्र को अधिक कार्यकुशल तथा आधुनिक बनाना होता है। लेकिन ये कब लेती है सेना अपने हाथ में शक्ति को? जबकि ऐसे राजनीतिक दल और राजनीतिक क्रांतिकारी नेता ये असफल हो जाते हैं, देश की व्यवस्था खराब होने की स्थिति में होती है, तो ही सेना इस राजनीतिक शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है। चौथा है आधुनिक नौकरशाही का विकास। शासन को स्थिरता प्रदान करती है। ये नौकरशाही सुदृढ़ व कुशल नीतियों के माध्यम से राजनीतिक विकास का पथ प्रशस्त करती है। लेकिन यदि किसी देश की नौकरशाही ईमानदार है, कार्यकुशल है, समर्पित है देश के प्रति, तो ही उस देश का भला हो सकता है और ऐसी नौकरशाही का होना आवश्यक होता है किसी भी देश के लिए। पांचवा आता है राष्ट्र भावना का विकास। राष्ट्र निर्माण की भावना से राजनीतिक विकास होता है, अपन सब समझते हैं। लेकिन ये राष्ट्र निर्माण की भावना प्रत्येक देशवासी में होनी चाहिए। अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति अच्छे कार्य करना, राष्ट्रभक्ति रखना एक तरीके से। तो ऐसी जब स्थिति होती है, जैसे जापान के लोगों में होती है, चाइनीज जो लोग हैं इनमें होती है, और बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज में देखी जा सकती है। तो ऐसे जो देश अपने देश को जब चाहते हैं, ऐसे लोग उन देशों के निवासी, वहाँ के नागरिक, तो वो राष्ट्र निश्चित रूप से उसका विकास होता है, राजनीतिक विकास होता है। छठा आता है राजनीतिक सहभागिता का विस्तार। राजनीतिक सहभागिता का विस्तार का मतलब है जन सहभागिता से राजनीतिक विकास अधिक संभव होता है। यानी कि जन साधारण राजनीति में भाग लेता है और उस राजनीतिक प्रक्रिया को समझता है। गवर्नमेंट जनता के लिए क्या कर रही है, जनता की क्या मांगे हैं, जो मांग गवर्नमेंट के पास जाती है उनको गवर्नमेंट मान रही है, नहीं मान रही, ये पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ में, और जनता इसमें सहभागिता अदा करती है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक विकास होता है। इसके बाद अपन लेते हैं राजनीतिक विकास की समस्याएं। राजनीतिक विकास की जो
समस्याएं आती हैं, ये भी राजनीतिक विकास में अड़चन पैदा करती रहती हैं। इनमें हम समस्याओं के संदर्भ में हम लेते हैं राष्ट्र निर्माण की समस्या। ये बड़ी समस्या है कि राष्ट्र निर्माण की समस्या, यानी कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हो। और जैसे आज हिंदुस्तान में अपन देखते हैं राष्ट्र निर्माण की बार बार बातें आ रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्षेत्रीयता की भावनाएं, भाषा की है, या एक तरीके से जाति की है, धर्म की है, गरीबी की है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी वजह से राष्ट्र निर्माण में एक अच्छी मजबूत स्थिति नहीं बन पाती है। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि की समस्या, कि ये राजनीतिक व्यवस्था है वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रही है, नहीं कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, नहीं कर रही है, ये भी एक समस्या होती है। समानता लाने की समस्या, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। एक देश में आम नागरिकों के बीच में समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, और हमारे राजनीतिक और आर्थिक दोनों समानता काफ़ी दूर हैं। और ऐसी स्थिति में राष्ट्र निर्माण कैसे संभव हो सकता है। सहभागिता संभव बनाने की समस्या। अब सहभागिता यानी कि आम आदमी नागरिक राजनीति में तभी भाग ले सकता है जबकि वो आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न हो, क्योंकि यहाँ इतनी गरीबी है कि लोग अपने जीविकोपार्जन में लगे रहते हैं, राजनीतिक प्रक्रियाओं में तो भाग लेने की सोचते ही नहीं है, तो ये भी एक समस्या पैदा हो जाती है। अगला है वैधता प्राप्त करने की समस्या। वैधता का मतलब है कि कोई शक्ति किसी संगठन में है तो उसकी वैधता कैसे प्राप्त की जाए। वैधता तभी प्राप्त होती है जब जनता उसकी बातों को माने, स्वीकार करे, यह मानते हुए कि ये जो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं ये वैधानिक है, कानूनी है, वैध सम्मत है, हमारे अनुकूल है, तभी ये वैधता प्राप्त हो सकती है। हिंसात्मक राजनीति की समस्या। अब आजकल अपन चारों ओर देख रहे हैं कि राजनीति में कितना हिंसा ग्रस्त माहौल पैदा हो गया है, चारों ओर कितने दंगे फसाद होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो राजनीति में जो हिंसात्मक जो प्रवृत्तियां सामने आई हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। आगे अपन देखते हैं स्थायित्व की समस्या, यानी कि हमारे जो राजनीतिक जो सिस्टम है इसमें स्थायित्वता की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। जैसे आप राजस्थान के संदर्भ में देख सकते हैं, और भी दक्षिण के वर्तमान में जो नई वहाँ की जो सरकारें बनी हैं उनके संदर्भ में देख सकते हैं। और स्थायित्वता तभी हो सकती है जब किसी भी देश के अंदर 2 या 3 राजनीतिक दल ही हों, या अधिकतम 4 या 5 दलों से ज़्यादा न हो। और ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान में तो लगभग 1800 के आसपास राजनीतिक दल हैं, और यहाँ जो राष्ट्रीय दल हैं उनको भी स्थायी मान लिया जाए और सबको ये दलों को नष्ट कर दिया जाए तो भी स्थायित्वता आ सकती है। लेकिन यहाँ एक ही स्टेट में अनेकों दलों के, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 10, किसी में 20 ऐसे प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, तो वो गवर्नमेंटों में स्थायित्वता नहीं रहती, वो अस्थायी रहती हैं। ज़्यादातर समय से पहले ही उनका विघटन हो जाता है और आम जनता को फिर से चुनाव का बाहर, या जो आर्थिक दृष्टि से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं चुनाव की वजह से, उनका वहन करना पड़ता है बाहर। तो ये सारी समस्याएं हैं जो एक राजनीतिक विकास में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और इनको दूर करना भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण एक कठिन काम है। लेकिन फिर भी कुछ विकसित देशों में जहाँ की जनसंख्या भी सीमित है, संसाधन ठीक हैं, नौकरशाही कुशल है, और वहाँ का जो नेतृत्व है वो ईमानदार है, वहाँ की जनता में राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रभक्ति की भावना है, वहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ न के समान देखने को मिलती हैं। यह आपका राजनीतिक विकास के संदर्भ में जो टॉपिक था वो पूर्ण हुआ। आगे अपन देखेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में। धन्यवाद।